स्वागत है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हैं और बस्ती जिले की रुधौली विधानसभा सीट है। इस विधानसभा सीट में 1996 और 2007 में जो है बीएसपी को विजय मिली थी और इस बार इस विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर अशोक मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अशोक जी, आपने इस बार बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, जबकि आप काफी वक्त तक बीजेपी में थे। ये परिवर्तन कैसे हुआ? ये परिवर्तन जो हमने सोचा, जो इन्होंने मतलब कहानी और करनी में बड़ा अंतर महसूस कर रहे हैं। और मैं एज ए ब्लॉक प्रमुख सल्टुआ गोपालपुर से 5 साल रहा। मैंने जो देखा, लोगों को दर्द देखा, जो मैंने वहाँ पे सारी चीज़ों पे ध्यान देते हुए मैंने यही देखा कि कहानी और करनी में इनके बहुत अंतर है। कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन धरातल पे वो चीज़ हो नहीं पाता, उतर नहीं पाता है। और जो यहाँ की जनता गरीब, पिछड़ा, गरीब, शोषित जितने भी हैं, जिस तरह से काम किया जाता है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, हर जगह कमीशन खोरी है। अब इस कमीशन खोरी में मतलब मैं अपने आप को नहीं एडजस्ट कर पाया कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और जिसके कारण मुझे ये मैं अपना मन बनाया कि हमको जनता के बीच जाना है और उनका सेवा करना है। मैं उसी समय निर्णय लिया कि हमको बहुजन समाज पार्टी में जा करके और लोगों के बीच जाएं और हम जनता का सेवा करें। जी, बहुजन समाज पार्टी के बीच जाकर जनता की सेवा करें, ऐसा नेताजी का कहना है। अशोक जी, मेरा एक सवाल ये है कि इस विधानसभा में 1996 में और 2007 में बीएसपी को जीत मिली थी। 2022 में ऐसे क्या मुद्दे हैं कि आपको लगता है कि आप जीत सकते हैं? मेरा जो फोकस है, जैसे हमारे यहाँ जो गरीब एससी बिरादरी हैं, वो आज अलग थलग पड़े हुए हैं। वो मैं जाता हूँ, आज जो भ्रष्टाचार जिस माहौल में चल रहा है, आवास दिया जा रहा, आवास के बदले सबसे पैसा मांगा जा रहा है। बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा। तहसील हो, ब्लॉक हो, हॉस्पिटल तक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक की व्यवस्था यह है कि वहाँ भी बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है। तो मैं इसी बाबत मतलब यही सोचा कि जो मेरे स्थानीय मुद्दे जो यहाँ के हैं, सड़क पे ऐसी स्थिति है कि गड्ढा मुक्त करने की मैं क्षेत्र में चल रहा हूँ। आप यकीन कीजिए कि हम कहाँ किस जगह फंस जाएंगे यही कहना मुश्किल है। हाईवे तो चलिए ठीक है, लेकिन जो गांव की सड़कें हैं उनकी हालत बद से बदतर है। वहां भी कमीशन खोरी है। बिना कमीशन खोरी की कोई सड़क बन नहीं पा रही है। सड़क बन रही है, टेंडर पड़े हुए हैं, कमीशन कौन देगा, कितना परसेंटेज मिलेगा, उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। अगर कमीशन 45% कमीशन लिया जा रहा है तो सड़क की हालत क्या होगी। ये स्थितियां हैं गांव की। जी, ये बहुत ही विदारक स्थितियां हैं जो से आपने बताई है। लेकिन प्रदेश के सीएम योगी जी कह रहे हैं कि प्रदेश में बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है और विकास काफी हुआ है, तेज गति से विकास हुआ है। और एक स्लोगन भी दिया जा रहा है कि फर्क साफ है। आपने तो फर्क बिल्कुल साफ कर दिया कि वर्तमान की जो सरकार है वो काफी निकम्मी है। देखिए, धरातल पे ये न्यूज चैनल में या टीवी में या पेपर के माध्यम से सारा प्रचार प्रसार ये अपना कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे कुछ हो नहीं रहा है। जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ पे इनके स्थानीय विधायक या स्थानीय लोग हैं, वो अगर आप हकीकत में गांव में जाकर के वहाँ की हालत देखेंगे, लोगों से आप चर्चा करेंगे, जो पात्र लोग हैं उनको आवास तक नहीं मिल पाया है। अपात्र लोगों को आवास मिला है। तमाम अभी हमारे भानपुर नगर पंचायत में ये स्थिति है कि आवास मिला, एक किस्त लोगों को मिली, दूसरी किस्त अभी तक नहीं मिली। अभी उनसे ये कहा जा रहा है कि आप कमीशन जो हमारा है 30,000 रुपये पर आवास कमीशन लिया जा रहा है। जब तक वो नहीं दिया जा रहा तब तक लोगों को दूसरी किस्त नहीं मिल रही है। ये स्थितियां हैं हर जगह पे। मैं एज ए ब्लॉक प्रमुख सल्टुआ रहा, मैंने जो वहां पे देखा, आज स्थिति भिन्न बदल गई हैं, काफी बदल गई हैं। तो ये सारी चीजें जो है, अब मैं एक पिछड़ा महिला हमारे यहाँ सीट हुई थी ब्लॉक प्रमुख की, मैंने उस चीज को छोड़ दिया। क्योंकि जिसका आया है वो अपना करे, मैं किसी कैंडिडेट को नहीं लड़ाया। मैं पिछड़ा हुआ है,
पिछड़ा वर्ग का ही कोई कैंडिडेट हो। मैं सामान्य वर्ग से आता हूँ, मैंने छोड़ दिया। लेकिन आज हमारे यहाँ स्थिति यह है कि उसको लड़ाया गया बीजेपी द्वारा और बैठता कोई और है, वो कैंडिडेट नहीं बैठ रहा। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे तो धरातल पे कुछ और आ रहा है। जी, धरातल पे बिल्कुल कुछ नहीं है, ऐसा मिश्रा जी का कहना है। सर, मेरा एक सवाल यह है कि जिस तरह से आपने बीजेपी के दावों की पोल खोल दी और कहा कि धरातल पे कुछ नहीं है, जो भी कुछ है वो मीडिया में है बीजेपी के लोग। समाजवादी पार्टी के बारे में यह कहा जा रहा है कि इस बार मुख्य मुकाबले में होगी। आपको क्या लगता है, क्या ये भी एक हवा है या फिर आपका ग्राउंड वर्क काफी मजबूत है? हमको नहीं लग रहा है कहीं समाजवादी पार्टी कहीं दिखाई दे रही है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पे भी वही स्थिति है कि वो कितना परसेंटेज में है पूरे उत्तर प्रदेश में या हमारे बस्ती जनपद में। आज उनकी स्थिति, आज वो 6% 7% लेकर के वो सोच रहे हैं कि हम बना लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं मतलब वो स्थिति नहीं है जितना ये बोल रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो बसपा का बेस वोट बैंक है वो कुछ शिफ्ट हो सकता है समाजवादी पार्टी में। नहीं, ऐसा बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हम चल रहे हैं क्षेत्र में, कहीं ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जी, लेकिन जिस तरह से 2007 में एक बड़ा परिवर्तन प्रदेश में हुआ था और यूपी की सीएम मायावती जी बनी थी और ब्राह्मण समाज ने बड़े पैमाने पर समर्थन दिया था, क्या उस तरह का माहौल आप इस वक्त देख पा रहे हैं? बिल्कुल। क्या किस तरह से देख पा रहे हैं आप, जरा समझाएंगे दर्शकों को। नहीं, हम ये देख रहे हैं, मैं चल रहा हूँ, लोग आज ब्राह्मण भी अपने आप में यहाँ पे एक मतलब ऐसे उसमें चल रहा है जिसका कोई सीमा नहीं है। आज ब्राह्मण अलग थलग पड़ा हुआ है, ब्राह्मण का भी कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे कि कोई सुनने वाला हो। तो हमको लगता है ब्राह्मण पूर्ण रूप से मन बना चुके हैं बसपा को वोट देने के लिए। तो आपको लगता है कि ब्राह्मण, दलित और जो पिछड़ा वर्ग कॉम्बिनेशन है ये इकट्ठा एक बार बसपा की सरकार बनेगी, आप विधायक बनेंगे? बिल्कुल, किस तरह? मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जो सपोर्ट हमको मिल रहा है, जो हमारे क्षेत्र से मिल रहा है, हमको ये लग रहा है, और हम बस्ती जनपद की बात कर रहे हैं, हमको लग रहा है हम सब मिल करके बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और बसपा की सरकार बनेगी। बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहा जाता है कि बीएसपी मीडिया में ज्यादा चर्चा में नहीं होती लेकिन धरातल पर काफी काम करती है। क्या आपको इस तरह का कुछ अनुभव आया है? बिल्कुल। किस तरह से लगता है कि आपको बीएसपी के वर्कर काम कर रहे हैं? नहीं, जो बीएसपी के लोग हैं, चूंकि वो पिछड़े वर्ग में से आते हैं, दलित हैं, ज्यादातर उनका जो दलित वोट वो चौराहे पे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो दबे कुचले अपने आप को महसूस करते हैं। वो किसी चाय की दुकान पे कहीं और बैठ करके समाज में नहीं बोलते हैं, लेकिन उनका वोट साइलेंटली बसपा का ही है। अब सवाल ये रहा कि चूंकि इस गवर्नमेंट में वो और दबे हुए हैं, वो कहीं बोल नहीं सकते हैं, इसलिए मतलब मैं जा रहा हूँ गांव में, देख रहा हूँ बद से बदतर हालत है। केवल एक राशन के नाम पे इसमें भी लूट घसोट है। इसमें भी तमाम समितियां बनाए थे, निगरानी समिति बना था हमारे यहाँ, और उससे मतलब लोगों का निगरानी समिति से मतलब केवल धन उगाही का एक का वो बना था। तो आज जनता जान रही है कि क्या हो रहा है। जी, धरातल पर जनता जान रही है क्या हो रहा है, किस तरह से लूट मची हुई है, किस तरह से लोगों को दिक्कतों और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह से बातें जो है अशोक मिश्रा जी ने कही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि रिधोली विधानसभा के संदर्भ में आपका क्या विजन है? अगर आप विधायक बनकर आते हैं तो किस तरह से इसको डेवलप करेंगे? देखिए, मैं काफी दिन तक बाहर भी रहा हूँ, मैं गांव से जुड़ा हूँ, मैं किसान का लड़का हूँ, मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, तो मैं दर्द समझ सकता हूँ। मैं भी आज खेती गृहस्थी हम लोग करते हैं और मतलब कर रहे हैं, बाहर रहा, बाहर से भी मैंने सीखा ये चीज़। जो हमारे यहाँ की जो स्थितियाँ हैं, भौगोलिक स्थिति है, अगर हम एग्रीकल्चर से ही देखा जाए, यहाँ जैसे शीतगृह, कोल्ड स्टोरेज वगैरह बने, हम प्रयास करेंगे, अगर हमारी सरकार आती है हम प्रयास करेंगे कोल्ड स्टोरेज बने। यही वाटर गन शुगर मिल है, बंद पड़ी है, हम प्रयास करेंगे वो शुगर मिल फिर से चालू हो। हम प्रयास करेंगे जो किसान का बकाया मूल्य गन्ना का पड़ा हुआ है वो उनका भुगतान उनको समय से मिले। आज 4-5 साल हो गए हैं वाटर गन शुगर मिल में, जिनका बकाया था आज तक नहीं मिला। बस्ती शुगर मिल बिल्कुल बंद हो गई। तो ये सारी चीजें जो था वो बंद होते चला जा रहा है। मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ पे हम कम से कम दूध उत्पादक, यहाँ अच्छा खासा जो प्रकृति ने दिया, हमको जल संसाधन दिया है, पानी की कोई कमी नहीं है। हम दूसरे प्रांतों में अगर देखें तो हमारे यहाँ हम बहुत
इसमें काफ़ी आगे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे यहाँ का किसान अपना सामान स्टोरेज कर सके। जो आज आलू या जो और फसलें हैं, तिलहन दलहन जो भी है, वो पैदावार तो होता है लेकिन उसका मूल्य नहीं मिल पाता है। वो बस वही होता है, फिर वो दूसरी जगह से आता है और लोग उसको खरीद करके खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कुछ थोड़ी बहुत उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, अपने क्षेत्र के विकास के बारे में बिल्कुल एक अच्छी सोच, सकारात्मक सोच अशोक मिश्रा जी रखते हैं। सर, आपने जिस तरह से अपने क्षेत्र के विकास के बारे में अपनी धारणाएं व्यक्त की, अपना एक अनुभव साझा किया, मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने एक लोगों के सामने अपना एक विजन रखा है, क्या लगता है कि आपका मुख्य मुकाबला किससे होने का संभावना है? देखिए, अभी तो ये स्पष्ट मैं नहीं कह सकता हूँ क्या होगा। मैं ये जानता हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं जनता के बीच काम कर रहा हूँ, मैं 5 साल रहा, मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ रुधौली विधानसभा में दूर दूर से लोग आते रहे। हमारे विधानसभा क्षेत्र का कोई प्रत्याशी नहीं चुना गया, स्थानीय प्रत्याशी नहीं चुना गया। स्थानीय प्रत्याशी नहीं चुना गया। मैं स्थानीय हूँ। अच्छा। मैं जनता के बीच में हूँ। मैं 5 साल लोगों का सेवा, जो मुझे जबकि गवर्नमेंट मतलब बिल्कुल एकदम दरकिनार कर दिया था, हम लोगों के पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन तब भी मैंने सबको सम्मान दिया और आज भी मैं उसी पे लगा हूँ कि सबको सम्मान मिले, उनका हक मिले। जिनका जो हक है वो हक मिलना चाहिए। तो आपको बीजेपी के 5 साल के समय में जब आप पार्टी में थे तब ये संभव नहीं हो पाया? नहीं, बिल्कुल संभव इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनकी सरकार थी, मैं उनके खिलाफ बोल नहीं सकता था। हाँ, तो आपको लगा कि अब खुलकर बोलने के लिए मंच अच्छा है? जी, तो हमारे साथ अशोक मिश्रा जी थे और इन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है और धरातल पर कुछ काम नहीं हो रहे हैं और जनता की सेवा उन्हें करना है, लोगों के बीच में जाकर एक अपना विजन भी उन्होंने रखा अपने विधानसभा के संदर्भ में क्या होना चाहिए और बीएसपी के माध्यम से अब वो टिकट लड़ रहे हैं। सर, आप हमारे बीच में आए, अब अंतिम संदेश आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप लोगों को कहना चाहेंगे? मैं यही अपने रुधौली विधानसभा की जनता से यही कहूँगा कि आप सोच समझ करके एक अच्छे प्रत्याशी, किसी प्रलोभन में ना आकर के एक अच्छे प्रत्याशी को, जो आपके क्षेत्र का प्रत्याशी हो, जो आपके बीच का प्रत्याशी हो, उसको चुने। और आप 10 साल देखे हैं कि स्थितियां क्या बनी हैं, क्या बिगड़ी हैं, किस किस तरह से परेशानियों का सामना जनता को करना पड़ा है। आज तहसील में जहां पहले जो भ्रष्टाचार का सीमा था, आज हमको लगता है उससे ज़्यादा हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो उस दर्द को झेल रहे हैं और हम यही कहेंगे कि स्थानीय जो आपके बीच वाल का आदमी हो, उसको आप चुने। जी, नेताजी का कहना है कि जो लोकल व्यक्ति, जो स्थानीय व्यक्ति, जो उनके सुख दुख में रहता है, दर्द में रहता है, अपने बीच में रहता है, उस व्यक्ति को चुने। सर, आप हमारे बीच में आए और आपने इतनी सारी बातें की, लोगों से अपनी भावनाएं साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।